सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ज़ियाओ फैन यहाँ पर 9 टेल डीमन फॉक्स के साथ मिलकर उस एंशिएंट विचक्राफ्ट यूजर को यहाँ पर ले आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन आते साथ ही यहाँ पर ज़ियाओ फैन और डीमन किंग से कहने लगता है कि मुझे इस काम में बहुत ही ज्यादा टाइम और स्ट्रेंथ लग सकता है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी मेरी इस काम में मेरा साथ दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो विचक्राफ्ट यहाँ पर अपने उसी रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके ब्याओ की सोल को एक जगह पर गैदर करके उसकी बॉडी में एंटर करवाने की कोशिश करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान वो ओल्ड मैन यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठता है, इसी वजह से वो रिचुअल बीच में ही अधूरी रह जाती है और यहाँ पर ब्याओ की जो सोल थी वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है, जिससे यहाँ पर ज़ियाओ फैन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो ब्याओ के जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और अब आगे तो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ज़ियाओ फैन को एक ढाबे के अंदर देखते हैं, जहाँ पर ज़ियाओ फैन देवदास की तरह वहाँ पर बस पिए जा रहा था, जो देखकर शॉपकीपर भी से कहने लगता है कि देखो इतना पीना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर सकता, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन यहाँ पर किसी की नहीं सुनता और वो वहाँ पर लड़खड़ाते हुए कहने लगता है कि न जाने मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मैंने 10 साल यहाँ तक कोशिश की कि बस ब्याह को कैसे न कैसे करके वापस ले आऊं, लेकिन मेरी सारी मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन पूरी तरीके से टूट चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर वो शॉपकीपर यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियाओ फैन किसी की नहीं सुनता और एक के बाद एक हर एक बोतल को खाली करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर मैं जी कर क्या करूँ, जिसने मेरी जान बचाई मैं उसे ही नहीं बचा पाया, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मकसद आज मैं खो चुका हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन पूरी तरीके से पागल हो चुका था, वो यहाँ पर दिन रात बस पीता रहता था कि तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उस ढाबे के बाहर नेक्स्ट डे पर यहाँ पर रिंग, वो फॉर्चून टेलर और मिस्टर ताओ आ जाते हैं। जहाँ पर रिंग जैसे ही ज़ियाओ फैन की ये कंडीशन देखती है तो वो पूछने लगती है कि आखिर इसे क्या हुआ, जिस पर वहाँ पर ज़ायरो रिंग को मिमिक करते हुए बताने लगता है कि असल में यहाँ पर इसकी जो महबूबा थी यानी कि ब्याओ वो जान से मारी गई और तब से ज़ियाओ फैन यहाँ पर देवदास बनकर बस शराब पी रहा है। जिस सुनकर रिंग को यहाँ पर ज़ियाओ फैन पर बहुत ही ज्यादा तरस आने लगता है और फिर वो सोचने लगती है कि क्यों ना हम ज़ियाओ फैन को अपने साथ ले जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर वो फॉर्चून टेलर कहने लगता है कि बेचारे के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी दौरान रिंग कहने लगती है कि किसने कहा कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम इसे अपने साथ में ले जाएंगे। जो सुनकर यहाँ पर वो फॉर्चून टेलर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि रिंग पागल मत बनो, मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला खोलकर नहीं रखा है कि तुम्हारा जब मन चाहे जिसको भी मुंह उठाकर हमारे साथ ले आओ। मैं पहले भी तुम्हारी एक बार बात मान चुका हूँ और इस डीमन को अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, अब मुझे किसी और को अपने साथ नहीं ले जाना। जिस पर मिस्टर ताओ यहाँ पर उसका साथ देना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि हाँ भले ही ये फॉर्चून टेलर झूठ बोले, लेकिन इस बार ये सच कह रहा है, क्योंकि तुम जिसे मासूम और बेचारा समझ रही हो वो कोई बेचारा नहीं बल्कि इसके इतने बड़े बड़े दुश्मन है कि तुम सोच भी नहीं सकते, और अगर हमने इसे अपने साथ रख लिया तो हमारी भी जान खतरे में आ जाएगी। जिस पर रिंग उस फॉर्चून टेलर को बताने लगती है कि शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन ज़ियाओ फैन ने मेरी बहुत बार जान बचाई है और उसका मुझ पर एहसान है, तो भला मैं उसके इस बुरे सिचुएशन में उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि उस फॉर्चून टेलर के पास भी कोई जवाब नहीं होता और ना चाहते हुए भी उसे ज़ियाओ फैन को अपने साथ ले जाना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मिस्टर ताओ से कहने लगता है कि आखिर तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और जाके उसे उठा लो, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि मैं उसे उठा सकूं। पर अब ऐसे ही ज़ियाओ फैन भी इनके ग्रुप का हिस्सा बन जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्याओ की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका फादर यानी कि डीमन किंग वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि वहाँ पर ब्याओ के पास बैठकर उससे कहने लगता है कि मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, तुम उसके जितनी ही खूबसूरत हो और तुम्हारे नखरे भी बिल्कुल उसी के जैसे हैं, और अफसोस तुम दोनों की किस्मत भी बिल्कुल सेम है, मैं दोनों को ही नहीं बचा पाया, तुमने भी मुझे अपनी माँ की तरह अकेला छोड़ दिया और अब न जाने मरने के बाद मैं तुम्हारी माँ का किस मुंह से सामना करूंगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि हमारी इकलौती बेटी को मैं एक डीमन किंग होने के बावजूद भी तुम्हें नहीं बचा पाया और तुम्हारी माँ से किया हुआ वो वादा भी मैं नहीं निभा पाया। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते
देखते हैं कि डीमन किंग अपनी बेटी के गम में 3 दिन बिता देता है और वो 3 दिनों तक बियाओ के पास से जरा भी नहीं हिलता। इसी दौरान हम बियाओ के आंट को देखते हैं जहाँ पर वो अपने एक पार्टनर से कहती है कि 3 दिन बीत चुके हैं और हमारे डीमन किंग अब तक बाहर नहीं आए, जिस पर वो दूसरा पर्सन कहने लगता है कि उन्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा सदमा लगा है। इसी दौरान डीमन किंग यहाँ पर बियाओ के रूम से बाहर आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन किंग के 3 दिन में ही बाल सफेद हो चुके हैं, जिसका मतलब ये कि वो अब बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके हैं। उन्हें इस बात का बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, जो देखकर बियाओ की आंट और वो दूसरा पर्सन भी शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बियाओ की आंट कुछ कहने वाली होती है लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। इसी दौरान पास खड़ा पर्सन कहने लगता है कि यहाँ पर उस एल्डर फिशक्राफ्ट के मर जाने के बाद मैंने उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था और ये उनकी अस्थियां हैं। यहाँ पर उस ओल्ड मैन का सुनते साथ ही डीमन किंग कहने लगता है कि उनका हम पर एक बहुत ही बड़ा एहसान है। हालांकि वो बियाओ को नहीं बचा पाए लेकिन उसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक लगा दी और मैं ऐसा डीमन किंग और हमारा ये पूरा डीमन किंगडम उनके इस एहसान को जिंदगी भर याद रखेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो पर्सन आगे बताने लगता है कि यहाँ पर ज़ियाओ फैन ने जाने से पहले मुझे एक लेटर दिया था जिसमें कि लिखा हुआ था कि मुझे हर हाल में इस एंशिएंट ट्राइब के एल्डर के अवशेषों को उनके डिसेंडेंट के पास पहुंचाना होगा, क्योंकि जब वो यहाँ पर उस विच क्राफ्ट को लेकर आ रहे थे तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं अपना अंतिम समय वापस से अपने ही ट्राइब के लोगों के साथ बिताना चाहूंगा। लेकिन वो यहाँ से जिंदा वापस तो नहीं जा पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी ये ख्वाहिश को पूरा करूँ। साथ ही उनके इस एहसान के बदले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके ट्राइब के लोगों की हमेशा हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दूंगा और उनकी प्रोटेक्शन करूंगा। इसी दौरान वो आगे कहने लगता है कि ज़ियाओ फैन के इस लेटर के बाद अब मुझे उनके इस अवशेषों को चिली विलेज में ले जाना होगा, जिसके बाद वो डीमन किंग उसे जाने की परमिशन दे देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि जैसा कि इस एल्डर ने ज़ियाओ फैन से प्रॉमिस लिया था हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जब भी उनके विलेजर्स या उनके ट्राइब के लोगों पर कोई भी मुसीबत आएगी तो ये पूरा डीमन किंगडम उनके साथ खड़ा होगा। इसी दौरान डीमन किंग ज़ियाओ फैन के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिस पर बियाओ की आंट बताती है कि पहले तो शुरुआत के 1-2 दिन वो अपने रूम में रहा लेकिन उसके बाद यहाँ से वो जा चुका है और कहाँ गया है ये किसी को भी नहीं मालूम। जिस पर डीमन किंग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी, हम सभी का दिल टूट चुका है और ये पल ज़ियाओ फैन के लिए बहुत ही ज्यादा भारी है। जिसके बाद बियाओ की आंट बताने लगती है कि बीस्ट गॉड यहाँ पर वापस आ चुका है और उसने आते साथ ही दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया और हमारे आसपास के सारे माउंटेन्स आपस में ही कोलैप्स करना शुरू कर दिए हैं। जो सुनते साथ ही डीमन किंग कहने लगता है कि अब मेरी बेटी नहीं रही तो चलो फिर दुनिया को दिखा देते हैं कि आखिर इस डीमन किंगडम की क्या ताकत है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें किंगमिंग सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है कि तभी यहाँ पर उसे फेंगशियन वैली के एल्डर का भी मैसेज आता है जहाँ पर उसने कहा था कि यहाँ पर हमारी टेरिटरी में चारों तरफ बस रोजी और ज़ियाओ फैन की मोहब्बत के चर्चे हो रहे हैं। लोगों में बस यही बात हो रही है कि शायद से वो दोनों एक दूसरे से बेहद ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब बस एक मामूली अफवाह है और लोग हमारी अलायंस को बस खराब करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों ही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे सेक्ट से जुड़े किसी भी इंसान के बारे में डीमंस के साथ कोई कनेक्शन हो, ऐसे रूमर्स फैले। बेसिकली यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो युनलैन है वो नहीं चाहता कि रोजी और ज़ियाओ फैन के रिलेशनशिप के चर्चे चारों तरफ ऐसे फैले। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ये लेटर दाओ ज़ोन पढ़ता है तो वो यहाँ पर रोजी और उसके मास्टर को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाते हैं ताकि वो इस मैटर पर उन दोनों से बात करे। जहाँ पर जैसे ही वो दोनों आते हैं तो वो रोजी के मास्टर को यहाँ पर चल रहे बुरे हालातों के बारे में बताता है कि तभी यहाँ पर रोजी आकर चिली विलेज में हुए उन सारी घटना के बारे में इन सभी को अपडेट देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो रोजी की मास्टर है वो यहाँ से उसे जाने को कहते हैं कि तब उसके यहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि दाओ ज़ोन यहाँ पर ज़ियाओ फैन की तारीफ करने लगता है और उसने जो यहाँ पर चिली विलेज में जिन ट्राइब के लोगों के लिए किया है उसकी सराहना करते हुए कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ज़ियाओ फैन डीमन के साथ मिलने के बाद भी उसके अंदर अभी भी इंसानियत बची है। यहाँ पर दाओ ज़ियान ज़ियाओ फैन की तारीफें इसलिए कर रहा था क्योंकि ज़ियाओ फैन ने वहाँ पर जिन ट्राइब के लोगों की जान बचाई थी वो भी अपनी जान पर खेलकर। इसी दौरान हम देखते हैं कि रोजी की मास्टर कहती है कि आज भले ही ज़ियाओ फैन ने बुराई के रास्ते को अपना लिया लेकिन उसके इस रास्ते के पीछे कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। अगर पास्ट में हमने उसका साथ दिया होता और उस पर यकीन किया होता तो शायद उसे बुराई के रास्ते को कभी भी अपनाना नहीं पड़ता। जिस पर दाओ ज़ोन कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा और मुझे रिग्रेट है कि मैंने पास्ट में उसका साथ नहीं दिया, बल्कि मैं तो उस पर ही शक करने लगा था। वो बेचारा वहाँ पर इनोसेंट था लेकिन हम सभी ने मिलकर उस पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि उसे मजबूर कर दिया कि वो बुराई के रास्ते को अपना ले। लेकिन अब ये सब कुछ अतीत का एक हिस्सा हो चुका है जिसे कि हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। इसी दौरान वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर रोजी के बारे में बात करते हुए कहता है कि अगर
बात रोजी की जाए तो वो हमारी यंग जनरेशन के जितने भी डिसाइपल्स है उन सभी में सबसे ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड है। उसने तो अपने एज के कल्टीवेटर्स को भी कल्टीवेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया और सभी को सरपास करके बहुत आगे तक निकल गई है। वाकई में रोजी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके और ज़ियाफेंग के बीच में जो भी रिलेशनशिप था उसके बारे में अब चारों तरफ चर्चे होने शुरू हो गए हैं। लोग बस इन्हीं दो के बारे में बात किए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि बहुत ही जल्द रोजी हमें छोड़कर ज़ियाफेंग और उसकी डीमन आर्मी को ज्वाइन करने वाली है, जिस पर कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। लेकिन अगर इसमें जरा भी सच्चाई हुई और रोजी हमें छोड़कर ज़ियाफेंग के साथ चली जाती है तो हमारे इस किंगमैन सेक्ट की जो हजारों सालों की रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल जाएगी। जिस पर रोजी की मास्टर यहाँ पर कहने लगती है कि एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रोजी ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए हम और हमारा सेक्ट सबसे पहले आता है। भले ही उसके दिल में ज़ियाफेंग के लिए फीलिंग्स रही हो पास्ट में, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वो भी अच्छे से जानती है कि ज़ियाफेंग ने बुराई के रास्ते को चुन लिया है और हम लोग चाह कर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर भी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी हमारी रोजी पर पूरा यकीन है कि वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर उसका अभी भी उसके साथ कोई कनेक्शन है तो वो उसे जाने दे, क्योंकि जिस चीज का कोई फ्यूचर ही नहीं तो उस चीज को खत्म ही हो जाना चाहिए, वरना जो अंजाम हमारे सामने होगा वो बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि बीस्ट गॉड ने यहाँ पर एक और किंगडम को अपने कब्जे में ले लिया और वो ऐसे ही तेजी के साथ अपने रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े कस्बे, जिले, गाँव सभी को अपने कब्जे में लेकर अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा है। इसी दौरान हम बीस्ट गॉड को देखते हैं जहाँ पर वो कह रहा था कि यहाँ मौजूद गॉड्स ने हमेशा से इस पूरे इलाके की प्रोटेक्शन की है, वो भी हजारों सालों से, लेकिन आज इस तबाही को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर बीस्ट गॉड आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक ऐसे निशान पर जाती है जहाँ पर कि कुछ ब्लड रेसेस भी मौजूद थे। जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर रोजी ने ज़ियाफेंग और अपने बीच में एक लाइन को खींचा था और कहा था कि हमारे रास्ते आज से अलग हो रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही ये निशान बीस्ट गॉड देखता है तो वो कहने लगता है कि भले ही निशान ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इसके अंदर से जो स्वॉर्ड ऑरा मैं फील कर रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी। एक ऐसी टेरिफाइंग पावर जो किसी टूटे दिल की है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर किसी का दिल टूटा हो। न जाने वो कौन बदनसीब होगा जिसका कि इस कदर दिल टूट चुका है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी नजर उस ब्लड ट्रेसेस पर जाती है तो वो उसे हाथ से उठाकर वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर ये जो ब्लड था ये बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नजर आ रहा था। अभी यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये ब्लड और किसी का नहीं बल्कि ज़ियाफेंग का है और ये तब सैक्रिफाइस हुआ था जब यहाँ पर उसने मिस रोजी को देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा पेन में नजर आ रही थी और उन्हें इतना जख्मी देखकर यहाँ पर ज़ियाफेंग खुद को इंजर्ड कर लेता है। और अब इस ब्लड ने बीस्ट गॉड का इंटरेस्ट पूरी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बीस्ट गॉड अपने एक शैडो मॉन्स्टर को वहाँ पर समन करते हुए कहने लगता है कि जाओ ये ब्लड जिस किसी का भी है उसे यहाँ पर मेरे सामने ले आओ। जो सुनते साथ ही वो शैडो मॉन्स्टर तुरंत ही यहाँ पर उस ब्लड को ट्रेस करते हुए ज़ियाफेंग के पीछे लग जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें रिंग और उस फॉर्च्यून टेलर और मिस्टर ताओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर ताओ कहने लगता है कि न जाने हम इसे अपने साथ क्यों कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसे हम अपने सर लिए घूम रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं इसका कोई बहुत बड़ा दुश्मन हमें फॉलो करते हुए यहाँ पर ना आ जाए। हालांकि हमारा डेस्टिनेशन इस वक्त किंगमैन टाउन है, लेकिन मुझे डर है कि वहाँ पर जाने से पहले ही हमारा काम तमाम ना हो जाए और वो सिर्फ इस बंदे की वजह से होगा। मेरी मानो तो हमें यहाँ पर इसे इसी वक्त छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ायरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाकर यहाँ पर मिस्टर ताओ पर अटैक करना शुरू कर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि वो फॉर्च्यून टेलर यहाँ पर रिंग से कहने लगता है कि कहीं ना कहीं ये आदमी ठीक कह रहा है, क्योंकि तुम भी जानती हो कि पास्ट में जब जब हम ज़ियाफेंग से मिले हैं उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी मुसीबत उसे फॉलो करती हुई आ चुकी है और इसी वजह से हम तीनों की सेफ्टी के लिए हमें इसे यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर बस ये सुनना ही था कि हम देखते हैं कि रिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों पर भड़कते हुए कहती है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। मैंने कहा ना उसने मेरी कितनी बार मदद की है और मैं ऐसे खतरनाक इलाके पर उसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अगर हम उसे इस वक्त यहाँ पर उसकी ऐसी कंडीशन के साथ छोड़ जाते हैं तो न जाने उसके साथ क्या क्या बुरा होगा, लोग पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। यहाँ पर ये सुनते साथ ही मिस्टर ताओ कहने लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो और तुम इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट भी कर रही हो। तुम भूल रही हो कि ये कौन है जिसे तुम बहुत ही ज्यादा बेचारा समझ रही हो। इसने आधी दुनिया का जीना हराम कर रखा है। पूरे डीमन वर्ल्ड में लोग इसके नाम से ही कांपते हैं और तुम
तुम ये कह रही हो कि कोई इसका कुछ बिगाड़ लेगा? इस पर सिर्फ अटैक करना ही अपनी मौत को दावत देना है, और मेरी मानो तो इसके सोने में ही दुनिया की भलाई है, क्योंकि एक बार इसकी आँख खुल गई ना तो यहाँ पर ये लाशें बिछाना शुरू कर देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि रिंग उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं इसे हमारे साथ ही ले जाऊंगी। कि तभी यहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि किंगमेंग माउंटेन की तरफ बहुत से लोग अपने अपने गाँव को छोड़कर रवाना हो रहे थे, क्योंकि ये जगह अब सेफ नहीं रही। इसी दौरान हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों भी डिसाइड करते हैं कि हमें आज रात यहीं पर पड़ाव डालकर आराम करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही रिंग और वो फॉर्च्यून टेलर सो जाते हैं तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर मिस्टर ताओ ज़ियाओ फैन को मारने के लिए अपने वेपन के साथ आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो अपने वेपन को उठाते साथ ही कहने लगता है कि ज़ियाओ फैन, तुमने मेरे पूरे क्लैन को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बहुत से साथियों को भी खो दिया, और आज मैं उन सभी का बदला तुम्हें यहाँ पर जान से मार कर लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसे ऐसा करने से रोक देती है, और फिर हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ज़ायरो था, जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुका है और जो कि पूरी तरीके से पगला चुका है। और यहाँ पर आते साथ ही वो यहाँ पर मिस्टर ताओ पर अटैक करना शुरू कर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि इस शोर शराबे से बाकी लोगों की भी आंख खुल जाती है, और यहाँ पर वो फॉर्च्यून टेलर कहने लगता है कि आखिर तुमने इसे ऐसा क्या किया कि इस हद तक ये गुस्सा हो चुका है, और झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि मिस्टर ताओ कोई जवाब दे तो तभी यहाँ पर बीस्ट गॉड का वो शैडो मॉन्स्टर आ जाता है, और बस उसे देखते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ायरो भी उसे फाइट करने के लिए तेजी से उसके सामने चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर ज़ियाओ फैन को भी उठा लिया था, जो देखकर रिंग भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ायरो भी अपने मास्टर को बचाने के लिए तेजी से उस मॉन्स्टर का पीछा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसकी बॉडी को यहाँ पर किसी ने बहुत जोर से जकड़ कर रखा था और वो जाकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी मौके पर हम देखते हैं कि जब ज़ियाओ फैन खुद के साथ ही डील कर रहा था कि तभी यहाँ पर वो 3 आइड बीस्ट आ जाता है, जो कि आते साथ ही इस मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देता है और फिर अपने मास्टर को भी उससे छुड़ा लेता है। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर लिटाकर यहाँ पर उस मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो दे दनादन मुक्कों की बारिशें करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना ज़ायरो उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर इनके अटैक्स की आवाजों से धीरे धीरे करके ज़ियाओ फैन को भी होश आना शुरू हो जाता है। लेकिन बीस्ट वर्ड जब ये देखता है कि यहाँ पर वो 3 आइड बीस्ट उसके मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा है, तो वो चुटकी बजाते ही उसे अपने पास बुला लेता है और फिर वहाँ पर एक जायंट स्वॉर्ड को समन करके ज़ायरो पर अटैक कर देता है, जो कि यहाँ पर सीधा जाकर अपने ज़ायरो से भी हिट हो जाती है। लेकिन वो फिर भी हर हाल में यहाँ पर ज़ियाओ फैन को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसी दौरान हम देखते हैं कि हवा में वैसे ही और भी बहुत से स्वॉर्ड्स आ जाते हैं, जो कि सीधा यहाँ पर ज़ायरो पर अटैक करने के लिए पॉइंट हो जाते हैं। इससे पहले कि वो सारे अटैक यहाँ पर ज़ायरो को लगते हैं, हम देखते हैं कि इमीडिएटली वहाँ पर ज़ियाओ फैन की एक बहुत ही पावरफुल अटैक सारे अटैक्स को यहाँ पर नलिफाई कर देती है और उन स्वॉर्ड्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका वो 3 आइड बीस्ट यानी कि ज़ायरो भी अपने कॉमन फॉर्म में आ जाता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका था। इसी वजह से ज़ियाओ फैन उसे एक जगह पर लिटा कर कहता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ पर आराम करो, इसका काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने स्टिक को समन कर लेता है और फिर उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मैदान में आ जाता है। और बस अपने 1-2 अटैक से ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओ फैन ने उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था, जो देखकर यहाँ पर बीस्ट गॉड भी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी दौरान ज़ियाओ फैन यहाँ पर अपने एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो उस मॉन्स्टर के अटैक से खुद को बचा सके। लेकिन यहाँ पर बीस्ट गॉड यहाँ पर अपने पावर का यूज करके उसके शील्ड को शैटर्ड करना शुरू कर देता है। जिसके बाद ज़ियाओ फैन जैसे ही इस पावर को फील करता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये वैसी ही पावर है जो कि उसके इस वेपन के अंदर मौजूद है, जो कि सोल डिवोरिंग पावर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को ही आपस में एक कनेक्शन जैसा फील होता है। जिसके बाद ज़ियाओ फैन अपनी सारी पावर का यूज करते हुए उस सोल डिवोरिंग अटैक को पूरी तरीके से नलिफाई कर देता है, जहाँ पर वो अपने बहुत सी पावरफुल स्पेल्स का यूज करता है, जिससे कि उसमें बुद्धिज्म और यहाँ पर अपनी इविल एनर्जी को कंबाइन करके बनाया था। लेकिन जब वो अच्छाई और बुराई की ताकत को आपस में फ्यूज कर रहा था तो उसे कुछ ऐसे विजन आते हैं जहाँ पर वो सबसे पहले मिस रोजी को देखता है। इसी दौरान उसे ये भी दिखाई देता है कि उसके मास्टर और उसके जो दोस्त है वो भी जान से मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही है और चारों तरफ तबाही मची हुई है। और यहाँ पर ज़ियाओ फैन लाचारी के साथ बस ये सब होता हुआ देख रहा था। साथ ही वो ये भी देखता है कि उसका पुराना किंगविंग सेक्ट भी अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा। साथ ही वो ये भी देखता है कि कुछ पावरफुल बीस्ट इस पूरी दुनिया को खत्म करने में लगे हुए हैं। जिसके बाद ये सारे विजन्स गायब हो जाते हैं और ज़ियाओ फैन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर अभी अभी उसने क्या देखा। इसी दौरान यहाँ पर हम बीस्ट गॉड को देखते हैं, जहाँ पर वो भी इस फ्यूचर की झलक को देखकर बहुत
बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि जो भी हो लेकिन आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो शैडो मॉन्स्टर यहाँ पर एस्केप करने में लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ेओफेन उसका पीछा करते हुए उसे दोबारा से जकड़ लेता है, जो देखकर बीस्ट गॉड कहने लगता है कि मानना पड़ेगा बच्चे, तुम में कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एट द एंड वो शैडो मॉन्स्टर वहाँ से फरार हो जाता है, जो देखकर यहाँ पर ज़ेओफेन वापस से अपने ज़ायरो के पास जाता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। इसी मौके पर बाकी सभी आ जाते हैं और मिस्टर ताओ यहाँ पर ज़ेओफेन को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये भला कब मरे। फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो एक शैडो मॉन्स्टर भी मार नहीं पाया, जिस पर ज़ेओफेन कहने लगता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, जिस पर मिस्टर ताओ कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम्हें मार कर ही मेरी बदले की आग बुझेगी और अगर मैं ऐसा करने में नाकाम हुआ तो तुम मुझे जान से मार सकते हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ेओफेन सीधा उसकी स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसे अपने अंदर घुसा लेता है। फिर बहुत ही निराशा के साथ कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन तुम अगर चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर मिस्टर ताओ को भी उस पर बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है, इसी वजह से वो उसे नहीं मारता और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पीछे की तरफ कर लेता है और कहने लगता है कि भला एक ऐसे इंसान को मार कर क्या ही मिलेगा जो कि पहले ही मर चुका है। यहाँ पर हम ज़ेओफेन को देखते हैं जो कि ब्याओ की याद में पूरी तरीके से डूबा हुआ था और फिर कहने लगता है कि मैंने इन 10 सालों में न जाने क्या क्या किया है, मेरा बस एक ही लक्ष्य था और वो ये कि मुझे हर हाल में ब्याओ को दोबारा से जिंदा करना है। मैं इस हद तक चला गया था कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ और किसके लिए मरूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस वक्त जिंदा भी हूँ या मारा जा चुका हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेओफेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। यहाँ पर ये सारी बातें कहते हुए ज़ेओफेन आगे की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर यहाँ पर रिंग उसे रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेओफेन के पास इस बात का भी जवाब नहीं था, जो देखकर वो फॉर्चून टेलर कहने लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा छोटी है तो इसे रिग्रेट करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चे तुम्हें तुम्हारे दिल को फॉलो करना चाहिए, वो तुम्हें जहाँ पर भी ले जा रही है तुम्हें उसी तरफ जाना चाहिए और एक बात याद रखना कि इस सफर में तुम्हें जहाँ कहीं भी थोड़े पल की भी खुशी मिले बस समझ जाना कि वही तुम्हारी डेस्टिनेशन है। यहाँ पर इस फॉर्चून टेलर की वो सारी बात सुनकर ज़ेओफेन भी अपने रास्ते में निकल जाता है। अब आगे ज़ेओफेन की कौन सी मंजिल उसका इंतजार कर रही होगी ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।